की मजलिस का फोकस है, वहां की सियासी सूरत हाल, नीतीश कुमार की 15 साल सरकार की कारकर्दगी और मुसलमानों की सियासी, तालीमी और समाजी हालात पर हम बात करेंगे। अख्तर अली खान साहब, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अख्तर अली खान साहब, क्योंकि अब बिहार में इंतखाबात की गहमा गहमी है, तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। एमआईएम की तैयारियों की अगर हम बात करें और यहीं से हम शुरुआत कर लें कि किस तरह से एमआईएम इस इंतखाबात में अपने आप को देख रही है, किस तरह से एमआईएम बिहार के इंतखाबात में उतरने जा रही है। देखिए, बिहार के इंतखाबात में गहमा गहमी तो है। सरकारी पार्टियों को आसानी है कि वो अपने तमाम जराए का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है और दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं उनके लिए दिक्कत तो है। कोविड की वजह से बहुत सारी पाबंदियां हैं, काम करने में दिक्कत और दुश्वारियां हैं। ताहम हम लोगों ने माजी के दिनों में जो अपनी तंजीमी साख हर जगह खड़ी की है, उसकी वजह उसको लेकर हमारे लोग हर जगह पर खड़े हैं बड़ी मजबूती और तवानाई के साथ। एक तरफ कोविड से भी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी सियासी लड़ाई के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। अख्तर अली खान साहब, जाहिर सी बात है कि उस बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता बिहार में ज़िमनी इंतखाबात में खुल चुका है, लेकिन जहां पर रिवायती पार्टियां हैं, जेडीयू की बात करें, आरजेडी की बात करें, इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, तो इन पार्टियों के होते हुए एमआईएम किस तरह से रसाई करेगी नए वोटर्स के पास, नए जो आम लोग हैं उनके पास किस तरह से रसाई करेगी, किस तरह से आप पहुंचेंगे लोगों के पास? इश्यूज क्या कुछ हैं एमआईएम के? देखिए, बुनियादी तौर पर मामला यह है कि जिन पार्टियों का आपने तज़किरा किया, उनकी तमाम तर कोशिश और काविश जो है वो इक़्तिदार के लिए है, और हम इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। ये मिनिस्टर बनने के लिए लड़ रहे हैं, ये वजारत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वजारत आलिया की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एमएलए बनने के लिए लड़ रहे हैं, ठेकेदार बनने के लिए लड़ रहे हैं जी। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीब डिप्राइव्ड क्लास के जो लोग हैं, एससी के, एसटी के, अत्यंत पिछड़े लोग हैं, अजब पसमानदा जो आबादी है, अक़लियतों की जो आबादी है, उनके साथ आज़ादी के बाद से लेकर इस वक्त तक जो नाइंसाफ़ी हुई है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें हमें कामयाबी भी मिली है कि लोग सिर्फ इक़्तिदार की तब्दीली के लिए अब वोट नहीं डालेंगे बल्कि इंसाफ की तलब के लिए भी डालेंगे। और इस काम में हम सरे फहरिस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त लोगों ने सिर्फ हमारी आवाज़ ही नहीं सुनी है, हमारी कारकर्दगी भी देखी है कि सीमांचल की महरूमी के ताल्लुक से और बिहार के पसमानदा बिरादरी के ताल्लुक से, एसटी और ओबीसीज के ताल्लुक से हमने जो कोशिश और काविश की है उस पर लोगों का यकीन बढ़ता जा रहा है। नई नस्ल बड़ी एतमाद की नज़रों से हमें देख रही है, जिसकी वजह से हम हर दिन अपना कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं, नौजवान जो वोटर्स हैं और इसके अलावा जो आम लोग हैं उनका रद्द अमल क्या कुछ है? क्योंकि आम तौर से यही कहा जाता है कि लोगों में एमआईएम को लेकर एक गलत फहमी कह लीजिए, या एक जो बात होती है आम लोगों में कि एमआईएम के आने से इंतखाबी मैदान में कहीं मुस्लिम वोट ना बढ़ जाए, कहीं जो सेकुलर वोट है वो बट ना जाए, जिसकी वजह से अक्सर एमआईएम को नुकसान हो जाता है। तो इस सोच को लेकर किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, नई चीजें कितनी ही अच्छा, उम्दा, पाकीज़ा क्यों ना हो, जब बाजार में आती हैं तो लोग शक की नजरों से उसे देखते हैं। और चूंकि ये जिस तबके को हम जगा रहे हैं ये महरूम तबका है, नाखानदा तबका है, सियासत से बहुत दूर है, कहीं ना कहीं महरूमी की वजह से उनकी सियासी बालिदगी भी मुतासिर हुई है। लेकिन अब ये अंदेशा ख़त्म हो गया है और हमने किशनगंज के ज़िमनी इंतखाब में फतह हासिल करके लोगों को यह बता दिया है और लोगों को एतमाद भी हो गया है कि एमआईएम के आने से फ़िरका परस्तों को तवानाई नहीं मिलती, बल्कि हमने फ़िरका परस्तों को भी शिकस्त दिया है और नाकारा लोगों की भी हमने ज़मानत जब्त करी है। इसलिए ये जो वहम था लोगों के जहन और दिमाग में, ये अब काफूर हो गया है। ये वहम ज़्यादातर हमारे बुजुर्गों के दरमियान में था, तो वो लोग भी अब नई नस्ल जो है बड़ी तवानाई के साथ एमआईएम के आलम को लेकर आगे बढ़ रही है, इसलिए अब कोई अंदेशा ऐसा नहीं रह गया है। और कौमी सतह पर भी लोग ये देख रहे हैं कि हक व इंसाफ की बात को जितनी तवानाई के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, कोई दूसरे नहीं कर रहे हैं। और अक़लियत के लोग ये भी देख रहे हैं कि वो पार्टियां जो अक़लियतों का वोट लेकर इक़्तिदार हासिल कर लेती हैं, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे एनआरसी का मसला हो, एनपीआर का मसला हो, चाहे अक़लियतों के साथ जुल्म और ज्यादती का मसला हो, चाहे महरूम तबक़ात एससी, एसटी और ओबीसी के साथ जो भी ज्यादती हो, उसमें जितनी तवानाई के साथ एमआईएम आगे कदम बढ़ाती है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कुछ करते हैं दूसरे नहीं कर सकते।
इसलिए हम लोगों ने लोगों के इस गलत वहम गुमान का इलाज कर दिया है। अब फिजा बहुत हद तक हमारे हिमायत में साफ हो चुकी है। बिल्कुल, यानी अख्तरुल ईमान साहब, ये मानकर चला जाए जिस तरह से आपने असदुद्दीन अवैसी साहब का तस्करा किया है, क्या उन्हीं के चेहरे पर एमआईएम बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, सिर्फ चेहरा ही नहीं, बल्कि हम सिर्फ चेहरे की बात नहीं करते, बल्कि हम चेहरे के साथ साथ वसूल और ज़ाब्ते की भी बात करते हैं। यकीनन है कि हमारे लीडर और हमारे कायद का चेहरा बड़ा पुरनूर भी है, लेकिन उससे ज्यादा उनके वसूल और ज़वाबित और उनकी जो सियासी जो लड़ाई है और सियासी जो काबिज है वो बहुत ही आला और अरफा है। इसलिए हमारी नई नस्ल बिलखुसूस और हमारे संजीदा जो लोग हैं वो बड़े एतमाद की नजरों से एमआईएम को देखने लगे हैं और उसकी पजीराई भी कर रहे हैं। और जाहिर है कि किसी भी पार्टी में उसके कायद की बड़ी अहमियत होती है और उसके वसूलों की बड़ी अहमियत होती है। दूसरे लोग तो किसी चेहरे को लेकर आते हैं, लेकिन उनके पास कोई वसूल और ज़वाबित नहीं होते। हमारे पास चेहरा भी है और हमारे पास वसूल और ज़वाबित भी है। बिल्कुल। अब सीमांचल की तरफ आते हैं, क्योंकि लगातार एमआईएम का फोकस सीमांचल पर रहा है। कुछ सीटों पर एमआईएम ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया और खबर यह भी है कि अभी आने वाले दिनों में कुछ और उम्मीदवारों का ऐलान एमआईएम करेगी। कितनी सीटों पर एमआईएम किस्मत आजमा सकती है? क्योंकि अभी 30-32 सीटों पर आप लोगों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। क्या आने वाले दिनों में यह उम्मीद की जाए कि एमआईएम कुछ और सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी बिहार में? देखिए, हम सिर्फ सीमांचल के लिए नहीं, क्योंकि पार्टी ने सीमांचल से अपने काम का आगाज किया है और पूरे बिहार में सीमांचल की आबादी है वो सबसे ज्यादा नाखानदा है। फीकस आमदनी सबसे ज्यादा कम इसकी रही है। सैलाब की तबाही ने सबसे ज्यादा इन्हें दो चार किया है। पलायन सबसे ज्यादा यहाँ पर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा यहाँ पर है। और दिल्ली और पटने में बैठे हुए जालिमों ने सबसे ज्यादा नाइंसाफी इस इलाके के साथ की है। तो चूंकि अंधेरा बहुत ज्यादा यहाँ पर है तो हमने यहाँ से चिराग जलाना शुरू किया है, लेकिन दूसरी बस्तियों की भी हालत अच्छी नहीं है। इसलिए बिहार के दूसरे महरूम तबकात और दूसरे जो इलाके हैं जिनके साथ हुकूमत की ज्यादती हुई है, हम उनकी बात भी करते हैं। लेकिन जाहिर है कि सीमांचल सबसे ज्यादा मुस्तहिक है कि उसके साथ इंसाफ किया जाए। तो इसलिए हम अपनी लड़ाई यहाँ से अपना आगाज किया है और यहाँ बड़ी मजबूती तमाना के साथ कर रहे हैं। जहां तक हमारी फहरिस्त अभी जारी हुई है, यह हमारी पहली फहरिस्त जारी हुई है। हम अपनी तंजीमी हैसियत का अंदाजा करेंगे और उसी के एतबार से हम अपनी लिस्ट जारी करेंगे। हम तो पूरी बिहार की तैयारी कर रहे हैं और उसी एतबार से हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब, सवाल ये उठ रहा है कि 371 को लेकर आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और सीमांचल के स्पेशल स्टेटस की बात हमेशा एमआईएम करती है और अख्तरुल ईमान करते हैं। आपका एक नुमाइंदा किशनगंज में जीतकर आया है, रुकने असेंबली है। क्या कुछ एमआईएम ने अभी तक किया इसे स्पेशल स्टेटस के लिए? किस तरह की आप लोगों की कारकर्दगी रही है? कितनी मेहनत, किस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं इस स्पेशल स्टेटस को लेकर? किस तरह आवाज बुलंद कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारी तमाम तर मीटिंगें हो, हमारी तमाम तर काबिज़ें हैं जी, तो हम अपने लोगों को यह जगा रहे हैं कि आपके साथ जो जुल्म और नाइंसाफी का एक दौर, लंबा दौर रहा है, तारीकी की जो भयानक रात रही है, इसकी सुबह उस वक्त तक नहीं तुलू हो सकती है जब तक कि आपके साथ स्पेशल मुराद न करे हुकूमत। इसके लिए हम अवामी बेदारी भी कर रहे हैं। हमारी जीत को भी लोग इसी वजह से हमको मैदान में लाए हैं लोग। और हमारे एमएलए ने बड़ी तवानाई के साथ असेंबली में बात उठाने की कोशिश भी की है और कई प्रस्ताव इसने डाले, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं हो सका, इसलिए बातें नहीं आगे बढ़ पाई हैं। यकीनन है कि ये बातें हमारी जाएंगी बड़ी आसानी के साथ। और जहां तक आप ये जान रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ बिहारी के हद तक नहीं है, बल्कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में भी एक प्राइवेट बिल सीमांचल के ताल्लुक से पेश किया है। तो वो सारा काम हमारा हो रहा है, क्योंकि आप दस्तूर आईन भारत के आईन में इस बात की पूरी गुंजाइश है कि माँ जिस तरह से अपने कमजोर बच्चे के साथ उनके खान पान में ज्यादा तवज्जो दिया करती है, बीमार बच्चे पर ज्यादा तवज्जो देती है, हुकूमत बिहार की भी और हुकूमत हिंद की भी जिम्मेदारी है कि वो इलाके, जिस इलाके में गुर्बत व अफलास है, नाखानदगी है, कुदरती आफात है, सरहदों से करीब हैं, वहां उन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और वो तमाम तर मुराद पाने के हम हकदार हैं। और वो तमाम तर जो पैमाने हैं जो खुसूसी किसी भी पैकेज के लिए है, वो हम उस पर पूरे उतरते हैं। चाहे आसाम का इलाका हो, चाहे पांडिचेरी का इलाका हो, चाहे मिजोरम का इलाका हो, गुजरात जैसे खुशहाल सूबे में भी कच्छ के इलाके में इन लोगों ने खुसूसी मुराद दे रखे हैं। कर्नाटक और हैदराबाद का जो पुराना जोन है, गुलबर्गा का इलाका, वहां इन लोगों ने खुसूसी मुराद देकर रखे हैं। तो आखिर क्या अदावत और नाइंसाफी है कि हमारे बारे में दिल्ली और पटने में बैठे हुए लोग नहीं सोच रहे हैं? इसको बुनियाद बनाकर हम लोग तो आगे बढ़ ही रहे हैं।
नहीं, अख्तरुल इमान साहब, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर होगी अगर जीत कर आते हैं, क्योंकि अगर सीमांचल की हम बात करते हैं तो यहां पर रोजगार बहुत बड़ा मसला है, तालीम बहुत बड़ा मसला है, और खासतौर से खवातीन की तालीम की अगर हम बात करें बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा यहां पर रोजगार और इसी तरह से पानी की अगर हम बात करें बहुत बड़ा इशू है, किसानों के बहुत से मसाइल हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर होगी जो जिस इशू को आप उठा रहे हैं, जिस इशू पर आप काम कर रहे हैं, सीमांचल स्टेटस की जो आप बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर होगी। देखिए, ये तो जीतने के बाद हमारी जिम्मेदारी होगी दस्तूरी एतबार से, लेकिन उससे पहले जो शहरी होने के एतबार से हमारी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन और उसकी अदायगी बहुत हौसला खूबी हम कर रहे हैं। क्योंकि हमसे पहले किसी ने भी सीमांचल की हकमारी के खिलाफ और सीमांचल की जुल्म ज्यादती के खिलाफ इस तवानाई के साथ मंसूबाबंद तौर पर किसी ने काम नहीं किया। हाँ, हम ये काम कर भी रहे हैं, और हम दूसरों को आवाज भी लगा रहे हैं कि ये हमारे मसाइल का हल पेश करे हुकूमत। आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा आपने जैसा कि कहा कि गुर्बत, नाखानदगी, मजदूरों का प्लान, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पानी की खराबी, सैलाब की तबाही, सब कुछ हमारा मुकद्दर है। तो हम तो इसके हकदार हैं ही। और ये 15 साल से बैठी हुई नीतीश कुमार की हुकूमत, जिसके चर्चे बहुत आप लोग सुनते हैं इंसाफ के साथ तरक्की के, लेकिन सबसे ज्यादा जुल्म और नाइंसाफी इस शख्स ने हम लोग के साथ की है। तो इसका भी ख्याल रखा जाना जरूरी है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश हमारी रातों दिन की कोशिश है, अख्तरुल इमान साहब, क्योंकि किशनगंज या सीमांचल की हम बात करते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख का एक बड़ा इशू रहा है। आप लोगों ने बहुत जबरदस्त एक मुहिम चलाई जिसकी वजह से सरकार ने जमीन फराहम कर दी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि जमीन मिलने के बाद वो मुहिम वहीं पर दबकर रह गई। क्या कुछ कोशिश आप लोगों की चल रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस ब्रांच को आगे भी बढ़ाया जाए, इस जमीन पर इमारत भी हो और उसमें तालीमी सिलसिला भी शुरू हो? जनाब आली, दरअसल सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की वो रिपोर्ट जी, जिसने आंखें खोल दी और जालिमों के चेहरे बेनकाब कर दिए कि आजादी के बाद सबसे खुशहाल तरीन इलाका बिहार में सबसे खुशहाल इलाका था तो सीमांचल का इलाका था। कुव्वत खरीद सबसे अच्छी यहाँ के लोगों की थी, समाजी और मुआशी हालत सबसे बेहतर थी। लेकिन आजादी के उन 60-65 सालों में जिन दिनों में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, ये देखा गया कि सबसे बदहाल ये इलाका है। तो हम तो बीमार सरापा हैं, सर से लेकर पांव तक हम जख्मी हैं। लेकिन हमारे आंखों को रोशनी बख्शने के लिए एक तालीमी इदारे की बात कही गई और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ब्रांच की बात कही गई। लेकिन बिहार में बैठे हुए हमारे जालिमाना सियासत करने वाले लोगों ने जमीन देने में भी 3 साल की बिला वजह ताखीर करी, जिसकी वजह से काम में रुकावट पैदा हुई। अवामी तहरीक के नतीजे में ये जमीन देने पर मजबूर हुए। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई वही सरकार, चूंकि जमीन दे दी गई थी 2012 ही में, लेकिन दिल्ली में वही लोग जो लोग सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेश करके अक़लियतों की दिलनवाजी की बात कर रहे थे, उनके जख्मों पे मरहम लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने पैसे अलॉट नहीं किए। 12 और 13 में उनकी हुकूमत रही और इसको लेकर के हम लोग उस वक्त के पार्लियामेंट के रुकन जनाबे मौलाना असराउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको लेकर हम लोग मिले। हम जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने भी हम लोग की बड़ी वकालत की। फिर बाद में जाकर इस हुकूमत में, मोदी जी की हुकूमत में भी जावड़कर साहब से मिले, कांग्रेस की हुकूमत में भी कपिल सिब्बल साहब से जाकर मिले, बल्कि वजीर आजम से भी उस वक्त जनाबे नरसिम्हा राव साहब से मिले कि साहब आप अक़लियत के दर्द को समझ, नरसिम्हा राव नहीं, मनमोहन सिंह साहब से जाकर मिले। और मनमोहन सिंह साहब से हम लोगों ने कहा कि इज्जत माब, आप अक़लियत के हैं और अक़लियत की दुश्वारियों को आप समझते हैं। हमारी हालत सीमांचल में बड़ी खराब है और सीमांचल में सिर्फ अक़लियत ही नहीं बल्कि दबी कुचली जो आबादी है, पसमानदा पिछड़े जाति के, उनकी हैसियत अच्छी नहीं है। हमको तो कल कारखाने कुछ भी नहीं मिल पाए, तो कम से कम हमारे बच्चों की तालीम के लिए कम से कम आप अलीगढ़ को पैसे अलॉट करिए। लेकिन इन लोगों ने नहीं किए। और उसके बाद भी जब ये हुकूमत तब्दील हुई तो ये लोग जो कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, फिर भी हम लोग गए। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हमरा पार्लियामेंट में खुद जाकर के जावड़कर साहब से मैं मिला और हमारे कई रफ़्का हमारे साथ थे, हम लोग जाकर मिले और फिर इस हुकूमत को भी हम लोगों ने तवज्जो दिलाई। लेकिन इस हुकूमत के वही ढाक के 3 बात यकीन दहानी कराई, लेकिन इन लोगों ने काम नहीं कराया। जिम्मेदारी थी कि इस इलाके से कांग्रेस के जो एमएलए चुने हुए रहे, जो लोग जदयू के एमएलए चुने हुए रहे, जो लोग, आप खुद उस हल्के से 2 बार एमएलए रह चुके हैं, उसी हल्के से आप खुद 2 बार एमएलए रह चुके हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिन दिनों में मैं एमएलए था, मैंने 3 बार बाइकआउट करवाया बिहार असेंबली का अलीगढ़ की जमीन के लिए। और वो जो तहरीक चल रही थी
बहैसियत एमपी जनाबे असराउल हक कासमी साहब हमारे सीनियर थे, जाहिर है इमामत उनकी थी, लेकिन वो तहरीक हमने और हमारे रफ़का ने उस वक्त हमने शुरू किया था। जमीन की फराहमी के लिए हमारा एक बड़ा रोल था, लेकिन जाहिर है कि 12 में 13 में 14 में वही जनाबे असराउल हक कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो पार्लियामेंट के मेंबर रहे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी भी नहीं सुनी। वो कांग्रेस कैसे सुन सकती है जबकि तलाक बिल में भी जिन्होंने मौलाना असराउल हक कासमी साहब को बोलने नहीं दिया, वो इस इलाके के लिए कैसे हमदर्द हो सकती है, ये भी उन्होंने इसका इजहार कर। ये सारी बातें, और आज भी हमारी लड़ाई वक्फे से, अभी चंद लगभग 1 साल कबल हम लोगों ने एएमयू का जो यहाँ पर कैंपस चल रहा है उसके सामने भी हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने धरना देने का काम किया। हम अपनी बसात पर कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है अकबर लिमान साहब, मैं अब नीतीश कुमार के 15 साल इक़्तिदार पर बात करना चाह रहा हूं। नीतीश कुमार की 15 साल सरकार की कारकर्दगी को आप किस तरह से देखते हैं? वही नीतीश कुमार या वही जेडीयू जिससे आप खुद भी जुड़े रहे हैं, तो नीतीश कुमार के इन 15 सालों की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? आज भी सैलाब आ रहे हैं बिहार में, आज भी जो काला बुखार है वो उससे बच्चे बिहार में मर रहे हैं, तो 15 साल कारकर्दगी को आप देखते कैसे नीतीश कुमार की? देखिए, आपने जहां नीतीश कुमार का तस्करा किया वहीं हमसे जुड़ने की बात कही, तो मैं आपको इस बात की शहादत पेश कर देता हूं कि 15 साल ये जो दौरे हुकूमत है नीतीश कुमार जी की, उसमें सिर्फ 15 दिन का रिश्ता रहा मेरी उस पार्टी से जी। और वो भी उस वक्त जब बीजेपी से हम लोगों ने इसको अलग करने की कोशिश की थी, और बीजेपी से जब अलग हुई थी तब हम उसके साथ गए थे। और जब मैंने देखा कि टिकट देकर ये बीजेपी के साथ हमनवाई इनकी बाकी है, तो मुझको उससे दूर होने में कोई देर नहीं लगी। जहां तक इनके 15 साल कारकर्दगी का है, तो नीतीश कुमार को एक ही है कि मछली शायद पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन नीतीश जी कुर्सी के बगैर शायद जिंदा नहीं रह सकते हैं। नीतीश जी ने इन 15 सालों में जो कुछ भी किया है, वो जाहिर है कि पिछले दिनों में इक़्तिदार की जो तब्दीली आई थी बिहार में, तो लोगों को एक उम्मीद थी, और उस वक्त इन लोगों ने कुछ काम किए भी थे पहले टेन्योर में, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी को बचाने में और अपनी इक़्तिदार की हवस को पूरी करने में भी सारा वक्त लगा दिया। बिहार के दूसरे हिस्सों में उन्होंने भले ही काम किया होगा, लेकिन सीमांचल के साथ वो जो मुसलसल एक नाइंसाफी है, उस नाइंसाफी के दौर में जरा बराबर भी कमी नहीं आई, जिसका बय्यन सबूत आपको यह होगा कि इस वक्त कोविड-19 के मामले में जब मजदूरों के मुहाजिर मजदूर जो आपके प्रवासी मजदूर थे, उसकी एक बड़ी संख्या जो बिहार की थी, वो सबसे ज्यादा सीमांचल की थी। चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो बंबई में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, उन मजदूरों की, बिहार के जो मजदूर थे उसमें बड़ी तादाद हमारे सीमांचल की रही। बच्चा मजदूर हो, खवातीन मजदूर हो, अनस्किल्ड मजदूर हो, वो सारे मजदूर हमारे ही इलाके के रहे, इसलिए हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं किया। आज भी सैलाब की तबाही में हमारी बस्तियां गर्क हो रही हैं, बस्तियां नदियों के पेट में समा रही हैं, और हमारी फसल वाली जमीन कट रही है और तबाह हो रही है। और अभी मक्का की बड़ी पैदावार, मक्का का बड़ा एक्सपोर्ट भी करती है गवर्नमेंट, वो विदेशी मुद्रा जो बैरूनी जरे मुबादला हासिल होता है, उसमें सबसे। अकबर लिमान साहब, नीतीश कुमार के इन 15 सालों में मुसलमानों के कितने मसाइल हल हुए हैं? मुसलमानों के मसाइल हल नहीं हुए, बल्कि मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया। 27,000 उर्दू टीचरों की जो बहाली होनी थी, चूंकि उर्दू जबान का बड़ा ताल्लुक इस वक्त बदकिस्मती से सिर्फ मुस्लिम अक़लियत से रह गया है, क्वालिफाई करने के बावजूद भी इन्होंने 15,000 बच्चों को सड़कों पे डंडे मारे, उनको बहाल नहीं किया। चाहे उर्दू एकेडमी का मसला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मसला हो, चाहे कब्रिस्तान की बदहाली हो, चाहे सरकारी नौकरी में मुस्लिम नौजवानों की शमूलियत का मसला हो, चाहे मुस्लिम इलाके की खुशहाली के लिए सड़क पुलिया रोजगार का मौका हो, ये कहीं भी कुछ नहीं किए, बल्कि बीजेपी और आरएसएस के तमाम तरह एजेंडों को बड़ी हिकमत और दानाई के साथ इन्होंने बड़ी खामोशी के साथ, ये वो कहा था कलीम आजिज साहब ने, जिनके खानवादा कभी लूटे थे तकसीम के बाद, कि दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई दाग, न दामन में कोई छीट, न खंजर पे कोई दाग है, न कत्ल करो हो, न करामात करो हो। ये वही करते रहे, और आज तो अब इसका दामन भी दागी हो गया है। पिछले दिनों में जब से मोदी की हुकूमत आई है और मोदी की दूसरी हुकूमत आई है, चाहे एनपीआर का मसला हो, एनआरसी का मसला हो, तलाक बिल का मसला हो, बिहार में मॉब लिंचिंग का मसला हो, उसमें नीतीश कुमार का चेहरा बिल्कुल साफ हो गया है। ठीक है अकबर लिमान साहब, मौजूदा वक्त में क्योंकि कोरोना की वबा एक तरह से आम है, कोरोना का कहर है पूरे मुल्क में, और बिहार की रियासत भी उससे जूझ रही है। कोरोना के इस पीरियड में, इस वबा से मरीजों को, जो मुतासरीन हैं, जो आम लोग हैं, बिहार को किस तरह से नीतीश कुमार महफूज रख रहे हैं? उनकी जो कारकर्दगी इस पीरियड में, उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, वहां वजीर आजम ने
पीएम केयर फंड के लिए अपना पैसा निकाला जिसका हिसाब किसी को नहीं देना है। नीतीश कुमार जी को भी इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए तो इन्होंने कोविड का सहारा लिया। एक तो सबसे पहले बिहार की किस्मत को बदलने वाले वो प्रवासी मजदूर जो बिहार की बजट साइज को बढ़ाने में बड़ी कुर्बानी उनकी रही, वो बाहर गए, जिनके पलायन को रोकने की बात कही थी, पलायन नहीं रोक पाए। लेकिन जब वो घरों को लौटने लगे, जब दिल्ली में, बंबई में, महाराष्ट्र देश को निकाला जाने लगा, जब वो दाने दाने को मोहताज हुए और सड़क पर निकल पुलिस डंडे मारने लगी, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने अपने मजदूरों को मेहमानों की तरह बुलाया। लेकिन नीतीश कुमार जी उस वक्त भी अपने मजदूरों को आने नहीं दे रहे थे। लेकिन मजदूर जब पैदल निकल पड़े, साइकिल पर बेटी दरभंगा की अपने बाप को लेकर के आ गई, तो उस वक्त शर्म के मारे इन्होंने आने की इजाजत तो नहीं दी, आंख बंद कर ली। जब लोग घर को आए तो इन्होंने कोरोना सेंटर्स में जो मेहमान खाना होना चाहिए था, जहां फीकस 5300 रुपए खर्च होने थे, 1300 रुपए भी खर्च नहीं किए। कोरोना सेंटर में कैदियों की तरह लगता है कि वो कोरोना बाहर से आए हुए मजदूर नहीं है, बल्कि कोई चोर और डाकू है, उस तरह रखा, पुलिस के डंडे पर रखा और अपनी इन नाकामियों की वजह से मीडिया के लोगों को जाने भी नहीं दिया। लोकतंत्र में पुलिस के डंडे से अख्तर इमान साहब, जिस तरह से बिहार में दोबारा से लॉकडाउन का ऐलान किया गया, इसी ऐलान में ही एक तरह से झलकता है कि सरकार की नाकामी है, सरकार उस तरह से तैयारियां नहीं कर पाई जिन तैयारियों की जरूरत थी इस वबा के वक्त। भाई, इन्होंने कहा था हम मजदूरों को खुराक पहुंचाएंगे, उनको मनरेगा के तहत काम देंगे। एक तो ये है कि बारिश का इलाका है, मनरेगा के तहत कोई काम नहीं। और आपको सुनकर हैरत होगी कि आज इन्होंने लॉकडाउन में बस की सेवा बंद कर दी है, ट्रेन पे सारे मजदूरों को जगह नहीं मिल रही है। अभी 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले हमारे यहां से हजारों बल्कि लाखों की तादाद में मजदूर फिर से पंजाब और यूपी के इलाके में मजदूरी करने के लिए चले गए। वो गोया मौत के दहाने में लेके गए, उनके घर में उनका चूल्हा बुझा हुआ है, वो क्या कर सकते थे? ये दुर्गत उनकी हो गई है। वही नहीं, बल्कि कोरोना के नाम पर ये टेस्ट भी नहीं करा पाते हैं। अभी बहुत देर के बाद इन्होंने 20,000 योमिया टेस्ट की बात भी कही है। यानी वो खुशहाल लोग, वो बड़े लोग जिस तरह से अपने खानदान के लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी करा करके अपने हॉस्पिटल से के अलावा अपने चीफ मिनिस्टर हाउस में ये बुलाकर इलाज कराने वाले थे, तो ठीक उसी तरह से बड़े लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। अभी अगर टेस्ट हो तो बड़ी बीमारी है। अख्तर इमान साहब, मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि कोरोना वबा चल रही है और ये कब तक ये वबा चलेगी, इसका खात्मा कब होगा, अभी इस पर कोई बात नहीं कही जा सकती क्योंकि दिन ब दिन खतरा एक तरह से बढ़ता ही जा रहा है। अख्तर इमान साहब, क्योंकि अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने, अक्टूबर में ही हो सकता है चुनाव हो जाएं, क्या यह मुनासिब वक्त होगा कि बिहार के चुनाव कराए जाएं? एमआईएम का क्या कुछ रद्द अमल है? देखिए, सवाल यह पैदा होता है कि इस वक्त जो पेंडेमिक है और ये वबाई मर्ज जिस तरह से तेजी के साथ इसका फैलाव हो रहा है, तो जब तक इस पर काबू नहीं पाया जाए तो उससे पहले शायद ये कदम बढ़ाना हिमाकत की बात होगी, हिमाकत की बात होगी। और अगर वो कराना चाहते हैं इलेक्शन, तो फिर वो 200, 250, 150 लोगों पर बूथ बनाने में अगर अपना वो रखते हैं, उनकी हैसियत है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए हम करेंगे, तो वो करा सकते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त जो वायु मत में इजाफा होता जा रहा है कि किसी एतबार से शायद ये मुनासिब तरीन वक्त होगा। बिल्कुल, अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि खुद बिहार की नीतीश कुमार सरकार और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन क्या कुछ आने वाले दिनों में फैसला लेते हैं, क्योंकि कोरोना की वबा बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में कब इसका खात्मा होगा इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कब्ल अज वक्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर इमान साहब, मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। बड़ी अच्छी बातचीत हुई बिहार और वहां के तमाम इश्यूज पर। बहुत बहुत आपका शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, खास मुलाकात में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते खास मुलाकात में फिर किसी खास शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।